मामा हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी अंजिश ने राबिया से पूछा। बेटा बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाड़ी एक हवेली में दाखिल हुई और 16 साल अंजिश अपनी माँ के साथ नीचे उतरी। वो दोनों अब हवेली के अंदर जा रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने से सीढ़ियां उतरते एक 45 साल मजबूत मर्द को देखते अंजिश की अपनी माँ के हाथों पर गिरफ्त सख्त हुई। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? मिस्टर जहीर अब्बासी ने नीचे आते राबिया से पूछा। नहीं, सब ठीक है, राबिया ने धीमे लहजे में कहा। मामा ये अंकल कौन है? अंजिश ने अपनी माँ का हाथ थामे पूछा। अंजिश ये तुम्हारे नए बाबा हैं, राबिया ने खुद को कंपोज करते कहा, जबकि अंजिश का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। बाबा? ज़ेरे लब दोहराते वो उस शख्स को देखने लगी। क्या अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलकर? मिस्टर जहीर ने अंजिश के सर पे हाथ फेरते उसकी गर्दन से नीचे कमर के खम तक सहलाया। अंजिश करंट खा के पीछे हटी। उसके चेहरे पर हिरासा एहसासात देखते जहीर साहब काफ़ी महसूस हुए। वो 16 साल की थी, लेकिन उसके जिस्म की बनावट उसे अपनी उम्र से 2 साल बड़ा ही दिखा रही थी। उसके खूबसूरत नैन नक्श और भरा भरा जिस्म किसी को भी अपनी तरफ राग़िब करने की सलाहियत रखता था और मिस्टर जहीर को वो बुरी तरह अट्रैक्ट कर गई थी। चलो अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मिस्टर जहीर ने अंजिश की जानिब प्यार भरी नज़रों से देखते पूछा, जबकि राबिया अपने कमरे को देखती खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से किस्मत यूं भी बदल सकती है। एक आम से घर से वो एक बहुत बड़े घर की मालिकन बन गई थी। आपका घर बहुत प्यारा है जहीर साहब, राबिया ने खुश होते तारीफ की। मैं तो वाकई खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे शख्स मेरी जिंदगी में आ गए, वरना आप जितने अमीर हैं आपको तो कोई भी मिल जाती। वो जाम सी लड़की को आपने अपने लिए चुना, मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है। राबिया की बातों पर जहीर ने मायने खेज नजरों से सहमी खड़ी अंजिश को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यहाँ नहीं रहना। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेरी अंजिश को उसका रूम दिखा दूँ। आ जाओ अंजिश, वो बहुत मोहब्बत से बोले, जबकि अंजिश डर के माँ के साथ चिपक गई। अरे अंजिश बेटा डरो नहीं, ये बाबा ही हैं, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, राबिया ने उससे प्यार से समझाया। नहीं मामा, मुझे नानों के पास वापस जाना है। अंजिश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। बेटा अब यही हमारा घर है, अब से हम दोनों यहीं रहेंगे, राबिया ने उसे समझाया। लेकिन अंजिश जहीर की आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा देख चुकी थी और वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दुख से माँ को देखा, जो वो महसूस कर रही थी उसकी माँ क्यों नहीं महसूस कर पा रही थी। आओ अंजिश, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन फिर तुम आती हो जाओगी। कम विद मी। वो उसकी कलाई थामे बाहर निकला। अंजिश ने घबराकर अपनी कलाई छुड़वानी चाही, लेकिन नाकाम ही रही। उनके जाने के बाद राबिया मुस्कुराते हुए एक गहरा सांस भरती कबर्ड की जानिब बढ़ गई। ढेरों बोतीक स्टाइल के महंगे लेडीज ड्रेसेस को देखते राबिया बेइंतहा खुश हुई। सारी जिंदगी महरूमियों की नजर हुई थी। बाप की वफात के बाद माँ ने माँ बाप दोनों बन के पाला। 2 ही बहनें थी, दोनों को अच्छी तालीम दिलवाई। राबिया ख्यालों की जिंदगी में रहने वाली लड़की थी तो सुमेरा हकीकत पसंद। राबिया को यूनिवर्सिटी में अब्बास से जनूनी किस्म का इश्क हो गया। वो बहुत अमीर कबीर लड़का था। राबिया की खूबसूरती पे वो भी मर मिटा, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी गरीब लड़की से करने को तैयार ना थे। दोनों ने भाग के छुप कर शादी कर ली। नया नया इश्क का भूत सवार था। दोनों ही शुरू में एक दूसरे की मोहब्बत में पूर डूबे हुए थे, लेकिन वक्त गुजरते उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अब्बास शहाना तर्ज जिंदगी जीने वाला लड़का था, जबकि राबिया को भी उसके दौलतमंद होने पर अपनी जिंदगी सहल बनानी थी। दोनों ही को बहुत बुरी तरह अपनी गलती का एहसास जागा। वक्त थोड़ा और आगे सरका। राबिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब अब्बास को हकीकतन अपनी इस शादी पर पछतावा हुआ। राबिया सिर्फ 19 साल की थी और वो 22 साल का, जब दोनों माँ बाप बन गए। अब्बास बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। कहाँ तो वो राबिया का और अपना पेट नहीं भर पाता था, कहाँ अब एक बेटी का बोझ। हाँ, उस वक्त अब्बास को बेटी एक बोझ ही लगी थी। एक छोटी सी फर्म में जॉब करते एक दिन उनकी मुलाकात अपने भाई से हो गई और उन्होंने अपने जान से प्यारे भाई को इस हाल में देखा तो बेइंतहा दुखी हुए और फिर अपने बाबा से छुपकर उनकी मदद करने लगे। एक अच्छी कंपनी में उन्हें जॉब भी दिलवाई और उनको अच्छा सा घर भी। जिंदगी ज़्यादा न सही थोड़ी सी सहल हो गई थी। दोनों की जो आए दिन लड़ाइयाँ थी उनमें कमी हो गई थी। जिंदगी और आगे बढ़ी। उन्हीं दिनों राबिया को मालूम हुआ कि वो फिर से माँ बनने वाली है।
تو اس نے حالات کے پیش نظر بنا کسی سے کچھ کہے اپنا بچہ ضائع کر دیا، جس کا ان کے شوہر عباس کو علم نہ ہوا۔ لیکن پھر کافی عرصے بعد ان پر یہ راز کھلا، کیونکہ رابعہ کی ایک رازدار دوست بھی تھی جس نے رابعہ سے لڑائی کی صورت میں رابعہ کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ثبوت بھی دیے۔ وہ بے انتہا غصے میں گھر میں آ رہے تھے کہ راستے میں کار ایکسیڈنٹ میں ایٹ دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت انزش 8 سال کی تھی۔ وہ ماں کے گھر واپس آ گئیں۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد اس کرائے کے گھر میں کیا کرتی؟ ماں نے بیٹی اور نواسی دونوں کو رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ انزش 16 سال کی ہو رہی تھی۔ رابعہ نے دوبارہ شادی نہ کی، بلکہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی، جہاں سے انزش نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ لیکن ظہیر صاحب ایک فنکشن میں ایز اے گیسٹ آئے اور یوں وہ انزش اور رابعہ کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکلیں اور ایک ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کر گئیں۔ ان جیسے کپڑوں کا تو بس سوچ کے ہی رہ جایا کرتی تھیں۔ امیر کبیر شخص عباس سے شادی کر کے بھی وہ ترسی ہوئی زندگی ہی گزارتی آئی تھیں۔ اب ظہیر صاحب کے اچانک اس کی زندگی میں آ جانے پر وہ بہت مسرور تھیں، جبکہ آنے والے قیامت خیز وقت سے بالکل انجان۔ یہ دیکھو کیسا لگا یہ کمرہ۔ وہ انزش کا نرم و نازک ہاتھ تھامے اسے ساتھ والے کمرے میں لائے، جو انتہائی جدید طرز کا تھا اور بے انتہا خوبصورت بھی۔ تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں موجود ہے انزش، اور بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اس کے گال کو بہت پیار سے چھوتے بول رہے تھے۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ انزش بری طرح سہم گئی تھی۔ دیکھو انزش، ماما کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چھوڑ دو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ اس کے گال پر انگوٹھا رب کرتے پوچھ رہے تھے۔ جی 16 سال کی ہوں۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ 16 برس کی؟ بالی عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ وہ ذرا سا گنگنائے تھے۔ وہ تقریباً اس سے 29 سال چھوٹی تھی، لیکن ظہیر صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں اس عمر میں آ کے پھر سے عشق ہو گیا ہو۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان کے حواسوں پر چھا گئی تھی، اور ایسی چھائی کہ اس کی خاطر اس کی ماں کو بیاہ کر لے آئے۔ ظہیر صاحب کو کسی ضروری کال کی وجہ سے جانا پڑا تو وہ اسے ایکسکیوز کرتے باہر نکل گئے۔ انزش نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ صد شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اتنا بڑا گھر تھا لیکن وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کی نانوں کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، پر وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ ماں کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو نئے کپڑوں میں سجا دیکھ وہ منہ کھولے دنگ رہ گئی۔ اس کی ماں کی عمر لگ بھگ 36 سال تھی۔ وہ ابھی بھی جوان ہی تھی اور لال رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے وہ اس وقت ایک اپسرا لگ رہی تھیں۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ انزش کی ماما ہیں۔ ماما آپ؟ کیا ہوا؟ پیاری لگ رہی ہوں نا؟ انزش میں بہت خوش ہوں، فائنلی جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا۔ ایک خوبصورت شوہر، ایک بہت بڑا محل جیسا گھر، دولت، نوکر چاکر، امیروں کا لائف سٹائل، سب کچھ مل گیا نا؟ اللہ نے میری سن لی۔ وہ خوشی سے اپنی بیٹی سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہی تھیں۔ ماما مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے نانوں کے گھر واپس جانا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم پاگل ہو، وہاں اس چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں جا کر کیا کرو گی؟ اس شاہانہ طرز زندگی کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے یہ سب مل رہا ہے۔ ایک عیاشی کی زندگی گزارو گی، بجائے خوش ہونے کے تم واپس جانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے گیلے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ ماما وہاں اس چھوٹے سے گھر میں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے نانو یاد آ رہی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ ہاں تو ملوا لایا کروں گی کبھی کبھار۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور زیادہ وقت وہیں رہنا، یہاں نہیں آنا۔ کیا پتا ظہیر کو اچھا نہ لگے، ہماری پرائیویسی کے لمحے خراب نہ کرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ماما کیا آپ بابا کو بھول گئی ہیں؟ انزش کی بات پہ رابعہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ وہ ماضی تھا، ختم ہو گیا، اس لیے دوبارہ اس بارے میں بات نہ کرنا، اور ہاں جس چیز کی ضرورت ہو ظہیر سے کہہ دینا۔ کوشش کرو انہیں بابا کہو، اگر وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں تو بدلے میں تمہیں بھی انہیں عزت اور مان دینا چاہیے۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھاتی اب لپسٹک لگا رہی تھیں۔ آپ نے نکاح کب کیا ظہیر انکل سے؟ دل میں خبتا سوال انزش نے کر ہی لیا۔ اگلے پل رابعہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نکاح کیا ہے تو یہاں ہونا، اور میری ماں نہیں ہو تم، ماں بننے کی کوشش بھی مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔
وہ اسے جھڑک کے بولی تو انزش وہاں سے فوراً باہر نکلی اور روتے ہوئے اپنے لیے مختص کیے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی وہ دروازہ لاک کر گئی تھی اور وہیں بیٹھتی روتی۔ کیسے سمجھاؤں ماما آپ کو، یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کی نظریں گندی ہیں آپ کی بیٹی پر آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گی۔ وہ بلک کر رہ گئی تھی۔ انزش کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن ظہیر صاحب نے بہت بڑے کالج میں کروا دیا، ہر طرح کی سہولت سے اسے نوازا تھا، سب کچھ اسے مہیا کیا گیا، لیکن اس 1 ہفتے میں وہ بہت کم گھر آئے تھے، بلکہ رات کو تو وہ آئے ہی نہیں۔ اس کی ماما تھوڑا اپسیٹ ہو گئیں، انہیں اس محل کے ساتھ محل والا بھی چاہیے تھا، جو انہیں دن کو تو میسر ہوتا لیکن رات کے وقت وہ حویلی نہ آتے۔ پر انزش بہت مطمئن ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی یہ اطمینان بھی عارضی تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ رات کے وقت اچانک گھر آ گئے اور آتے ہی سیدھا انزش کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو مطمئن انداز میں بنا دروازہ لاک کیے سو رہی تھی، اچانک اپنے بستر پر کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی، جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ارے کیا ہوا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں۔ ظہیر صاحب نے محبت سے اسے واپس کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود کو ان سے ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس مضبوط جسامت کے حامل مرد کو چھوٹی سی لڑکی کہاں دور ہٹا سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے اور ہی دنیا میں کھونے لگے۔ وہ چھوٹی سی تو تھی لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا، جسے ظہیر صاحب دل سے مانتے، اس کا سر تکیے پر گراتے، اس پر حاوی ہونے لگے۔ پیچھے ہٹیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، انزش نے آنسو ضبط کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ شور مچاؤ گی یا خاموشی سے خود کو میرے حوالے کرو گی؟ جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تمہاری ماں سے نکاح بھی میں نے تمہاری وجہ سے ہی کیا ہے۔ تمہارا رشتہ مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتی، اس لیے تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کو بھی نکاح میں لینا پڑا۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ آپ نے ماما کو چیٹ کیا؟ انزش کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ تھی ہی اسی قابل، لالچی عورت۔ ظہیر صاحب کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی کہ اسی وقت ان کی انزش پہ گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پاس دراز کے اوپر پڑا واس اٹھاتے ان کے سر پر مار گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا؟ انزش خود کو دوپٹے سے کور کرتے پیچھے ہٹتی دیوار میں جا سمائی۔ میری ماما کس قابل ہیں یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن آپ اسی قابل ہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتے دروازے کی جانب بڑھی، دروازہ ان لاک کرتی کہ ظہیر صاحب نے اسے بالوں سے پکڑے دبوچتے اپنی جانب پیچھے کھینچا۔ انزش کی چیخ نکل گئی۔ میں کس قابل ہوں وہ تو تم نے بتا دیا، اب دیکھ۔ میں کس قابل ہوں وہ تو تم نے بتا دیا، اب دیکھ۔ میں تمہیں کسی کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پر چڑھا تو وہ لڑکھڑا کے دور جا گری۔ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ انزش نے ہمت کرتے اٹھنا چاہا کہ ظہیر صاحب نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ماما، وہ چلائی لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے نہ آیا۔ شش، آواز نہ آئے۔ وہ گرائے تو انزش سہم گئی۔ میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بہت محبت اور پیار سے تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کافی چھوٹی ہو تم مجھ سے اور میرا جنون سہ نہیں پاؤ گی، اس لیے اپنے لیے مشکلیں پیدا مت کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں خاموشی سے مجھے کرنے دو۔ وہ کہتے ساتھ اس کا دوپٹہ پرے اچھالتے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگے۔ ایک عجیب سا سرور ان پر چھا گیا تھا۔ کم عمر لڑکی کے جسم کو اپنے جسم کا حصہ بنانے کو بری طرح بے چین تھے۔ انزش نے اپنے لب کھینچے، اللہ کا نام لیتے پوری قوت لگاتے اس شخص کو زور سے پرے جھٹکا جو اس کی گردن پر جھکنے والا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھی اور پاس پڑی چیئر پوری قوت سے اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے ماری اور وہاں سے باہر بھاگی۔ ماں کے کمرے کی جانب رک گیا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ ماما، ماما دروازہ کھولیں۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی لیکن اس کی پکار سننے والی اس کی ماں نیند کی گولی لے کر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اتنے میں ظہیر صاحب اس کے پیچھے لپکے تو وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچتے اس نے باہر کا رخ کیا۔ اپنی حالت بھی وہ فراموش کر چکی تھی۔ اپنی شرٹ کو آگے سے دبوچے وہ بنا دوپٹے اور جوتوں کے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا، سڑکیں اور گلیاں سنسان تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، بے انتہا رو رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے بروقت بریک لگائی لیکن پھر بھی وہ انزش کو ذرا سا ہٹ کر گئی۔ انزش کمر کے بل پیچھے جا گری۔ اس کی کمر میں بہت سخت گاڑی کا بونٹ لگا تھا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آر یو میڈ؟ وہ شخص باہر نکلتا غصے سے چلایا۔ جب اس کمسن لڑکی کو بکھری حالت میں دیکھتے بہرام کے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ وہ گہرے سانس بھرتی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے درد سے تڑپ گئی۔ بہرام اس کے پاس آتے جھکا۔ کیا ہوا، زور سے لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔
नहीं, दूर रहो, हटो, मुझे छूना मत। वो घबरा के पीछे की जानिब सिरकी। इज्जत जाने का डर उसके हवास पर बुरी तरह छाता उसे सहमा गया। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें छूने का, मैं तुम्हारा जख्म देख रहा था, समझी तुम? बहराम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे मत छूना। वो घबराए हुए अभी भी पीछे सिरकती जा रही थी। वो पीछे एक गहरे खड्डे में गिरने वाली थी कि बहराम ने यकदम उसे बाजू से थामे अपनी जानिब खींचा। वो घबराते हुए तड़प उठी। पागल हो गई हो, अभी उस खड्डे में गिर जाना था। वो उसे डांट रहा था। अचानक डांटते डांटते बहराम की निगाह उसके सीने पर पड़ी, जहाँ के आगे के बटन खुले हुए थे और वो अपनी तमाम रानाइयां अयां किए हुए थी और शायद इस बात से अनजान भी थी। बहराम ने अपना निचला लब दांतों तले दबाया। आज पहली बार वो किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था। खुद को ढांपो पागल लड़की, ऐसे किसी नामहरम के सामने अपनी रानाइयां नहीं छलकने देनी चाहिए। वो उसे नजरें फेर के डांटते बोला। उसकी बात का मतलब समझते बेख्तियार अंजिश की निगाह अपने सीने पर जा ठहरी। फट से अपनी फ्रॉक के बटन बंद करने लगी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, उससे बंद ही नहीं हो रहे थे, जिस वजह से उससे बेबसी का एहसास जागा। नहीं हो रहे बंद, वो सिसकते हुए चिल्लाई। बहराम जो दूसरी जानिब देख रहा था, उसके चिल्लाने पर उसकी तरफ मुड़ता। उसके फ्रॉक के बटनों पर हाथ रखे एक एक करके तीनों बटन बंद कर दिए। कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? बहराम ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मेरे पीछे, अंजिश ने घबराए हुए कहा, पर उसकी कमर में लगी चोट ने उसे सख्त तकलीफ में मुब्तला कर दिया। वो अपनी बाजू के नीचे कमर वाले हिस्से को पकड़कर दबाने लगी। उसकी पसलियों में बहुत सख्त लगी थी। अब उसके दर्द में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। इतनी रात के घर से अकेले क्यों निकली, वो भी इस हालत में? फिर कहती हो इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या आफत आई थी जो इतनी रात के घर से अकेले? अभी बहराम अपनी बात मुकम्मल करता कि अंजिश लहरा के उसकी गाड़ी के ऊपर गिरने लगी कि बहराम ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरा। क्या क्या मुसीबत है? वो अपने इर्द गिर्द देखता उस लड़की के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरे गाड़ी में डाल गया और खुद ड्राइविंग सीट पे आया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को कहाँ लेकर जाए, घर या फिर हॉस्पिटल। जो भी था, लड़की की जान को तो खतरा ही था, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी थी कि उसे डॉक्टर की जरूरत थी। यही सोचते वो उसे घर ले जाने की बजाय अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरने से पहले वो उसे अपनी जैकेट पहना गया। बिना दुपट्टे के उसके जिस्म के नशेबो फराज उसके फ्रॉक की फिटिंग में साफ आयां हो रहे थे। सरनफी में हिलाता वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। क्या हुआ, कहाँ से मिली ये अप्सरा? अदील ने उसकी बाहों में एक लड़की को देखा। कोई फीमेल डॉक्टर है? बहराम ने संजीदगी से माथे पर बल डाले पूछा। हाँ, इस तरफ ले आओ। अदील ने उसे एक रूम की तरफ ले जाने का कहा तो वह बिना देरी किए उसे एक रूम में ले गया। थोड़ी देर में डॉक्टर नरगिस वहां आ गई और बहराम को रूम से बाहर जाने को कहा। वो बाहर आया तो अदील वहीं खड़ा था। अब बताओ कहाँ से ये मिली? अदील ने उसे कड़े तेवरों से देखते पूछा तो बहराम ने मुख्तसरन सारा वाकया उसे बता दिया। चलो होश में आए तो पता चलेगा कि क्या मसला हुआ। घर में सब कैसे हैं? इतने दिनों बाद अपना दीदार करवाया तुमने। आओ कॉफ़ी मंगवाता हूँ। वो उससे लिए अपने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए बोला। रात के इस लम्हे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं। वो एक चेयर पर बरेजमान होते बोला। तभी उसके मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी। जी मॉम, आ रहा हूँ। डोंट वरी यार, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर हो जाएगी, पहुँच जाता हूँ। वो कॉल काटता अदील की जानिब मुतवज्जे हुआ। अपने शहर में पोस्टिंग कब करवाई? कोशिश तो मैं काफ़ी अरसे से लगा था, 2 दिन पहले ही हुई है और आज घर जा रहा था। घर वाले इंतज़ार में हैं, अभी तक जाग रहे हैं मेरे इंतज़ार में। वो कलाई पर बंधी घड़ी पे वक्त देखता सर झटकते बोला। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर नरगिस रूम में दाखिल हुई। लड़की की साइड पसली पर चोट आई है शायद। वो थोड़ा मुतफक्किर अंदाज में बोली। मेरी गाड़ी से टकराई थी, शायद तब लगी उसे। बहराम भी परेशान हुआ। खैर, अभी दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। उसके चेहरे पे भी किसी ने मारा है, यकीनन वो तुम नहीं होगे। डॉक्टर नरगिस ने आंखें छोटी करते पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? वो पहलू बदलते बोला। अच्छा, सुबह एक्सरे वगैरह करवा लेना ताकि पता चले। पसली ठीक है? वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई है शायद, लेकिन उम्मीद है ज़्यादा नहीं लगी। थोड़ी मालिश वगैरह भी करो तो ठीक हो जाएगी। उनकी बात पे बहराम ने कनखियों से अदील को देखा जो कि सियानी हंसी हंसा। क्या हुआ बाय द वे, वो लड़की है कौन? मिसेज है तुम्हारी? लेकिन वो बहुत छोटी नहीं है, यही कोई 17-18 साल? नरगिस ने अंदाज़ा लगाते कहा, या शायद इससे भी छोटी। मेरा ख्याल है देर हो रही है, चलना चाहिए। तुम अपनी मिसेज को डिटेल बताओ सारी। बहराम टेबल से गाड़ी की कीज उठाता अंजिश के रूम की जानिब बढ़ा, जहां वो अभी तक बेहोश ही थी।
اس کے قریب جا کر کھڑا ہوتا وہ اس پر ذرا سا جھکا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو، اور وہ نشان کسی مرد کے ہاتھ کا نشان لگ رہا تھا۔ بہرام نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، وہ واقعی چھوٹی سی تھی۔ اس کو مارا کس نے ہوگا؟ بہرام سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اسے یوں ہاسپٹل میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا مطلب وہ بہرام کو کہیں سے ملی ہے؟ مطلب بہرام کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں؟ نرگس نے اپنا چشمہ اتارتے اس سے پوچھا۔ بالکل، لیکن میں بھی مستقبل قریب میں بن جائے، عدیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ ایسا کیوں سوچا؟ وہ مسکرا کے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ ایس پی بہرام پہلی بار کسی انجان لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو ہوا ہے کہ اس کے چیک اپ کے لیے اس نے فیمیل ڈاکٹر کو بلوایا۔ عدیل اس کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا، اسٹرینج۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں سر ہلا گئی اور پھر گھڑی پہ وقت دیکھنے لگی۔ عدیل مجھے گھر چھوڑ دیں، ہادی نے صبح اسکول جانا ہے تو پتہ ہے نا آپ کو، میں نہ دکھائی دی تو کتنا روئے گا۔ نرگس کو ایک دم اپنے بیٹے کی یاد آئی تو اچلت میں کھڑی ہو گئی۔ میں بھی چلتا ہوں گھر ہی، آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اب تھوڑا ریسٹ چاہیے، تھوڑا سکون۔ وہ نرگس کے پاس آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا، نیند ہی لینی ہے نا بس؟ نرگس نے تنگ کرنے والے انداز میں شرارت سے پوچھا۔ تمہارے اوپر لیٹ کے سوؤں گا، بھرپور نیند کا مزہ لوں گا، وہ دھیرے سے معنی خیزی سے کہتا اسے لیے باہر نکلا، جبکہ ہاسپٹل سے نکلنے سے پہلے وہ بہرام سے ملاقات کر کے آیا۔ بہرام عدیل کے جانے کے بعد کافی دیر وہیں بیٹھا رہا کہ یکدم اس لڑکی کو ہوش آنے لگا۔ بہرام اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو اب؟ لہجے میں نرمی نہیں تھی تو سختی بھی نہیں تھی۔ جی میں، انزش نے اٹھتے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، اپنی دائیں طرف پسلی پہ ہاتھ رکھے وہ سسکی۔ دیکھو تم اپنا سلو موشن ڈرامہ بعد میں کر لینا، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں، اس کے بعد مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے، میری موم ویٹ کر رہی ہیں یار۔ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ماتھے پر بل ڈالے بولا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ انزش نے پل میں ہی فیصلہ لے لیا تھا، اسے اس محل میں نہیں جانا جہاں اس کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اپنی نانوں کے گھر کا تو اسے ایڈریس معلوم نہیں تھا، دوسرا وہاں جاتی تو اس کی ماما پھر سے اسے واپس لے جاتی، لیکن اس کی بات کا یقین کبھی نہ کرتی۔ تمہیں کوئی مارنا چاہتا تھا، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے کسی نے، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ بہرام کے اندر کا پولیس مین جاگ گیا تھا۔ میں انزش ہوں، وہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے، انہوں نے ہی مجھے، میں وہاں سے بھاگی تو آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ فوراً کہانی بناتے بولی، اس وقت تو کہیں اور نہیں لے جا سکتا، صبح بندوبست کروں گا، ابھی میرے گھر چلو، وہاں تم سیو رہو گی۔ بہرام نے کچھ سوچتے اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور جان لیوا فیصلہ ہونے والا ہے۔ انزش کو ڈسچارج کروا کر وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جیسے ہی گاڑی کار پورچ میں رکی، انزش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ انزش کو دیکھنے میں وہ شخص شریف ہی لگا تھا اور اس نے اس کی مدد بھی کی تھی، اس لیے وہ اس پر بھروسہ کر کے اس کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن گھر دیکھ کر اسے پھر سے انگزائٹی سی فیل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ نیچے اترو، میری موم بہت اچھی ہیں، یقیناً تمہیں مل کے اچھا لگے گا۔ اس کے چہرے پر رقم ڈر کو دیکھتا بہرام فوراً سے بولا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو ایک پل کو فادیہ بیگم جو کب سے باہر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے ایک نامحرم کمسن لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ ٹھٹک گئیں۔ یہ کون ہے بہرام؟ وہ جو خوشی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اسے گلے لگانے والی تھی، سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ماما یہ انزش ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، رات یہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی کیا بہرام؟ اچانک سے فادیہ بیگم کا لہجہ بدلا۔ یہ یہاں سے چلی جائے گی موم، وہ بھی جواباً دھیمے لہجے میں بولا۔ کہاں سے ملی آپ کو یہ؟ اب پاس آتے وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انزش کا سانس خشک ہوا، گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ فادیہ بیگم نے اب کی بار انزش سے غصے سے پوچھا۔ انزش نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جو صوفے کی جانب بڑھتا ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا، سامنے کھڑی عورت اسے اپنے لیے نجات دہندہ لگی تھی، اور پھر جو انزش نے بولا اس نے بہرام کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی۔ آنٹی میں اور بہرام ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی کہ اپنے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا، پھر نکاح کروں گا، اور آج یہاں لے کے آئے ہیں تو مکر رہے ہیں۔ انزش نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے بہرام پر الزام لگا دیا۔ فادیہ بیگم نے غصے سے لب بھینچے، جبکہ بہرام تو گنگ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا
جس کی مدد کرتے وہ گھر لے کر آیا تھا اور اس نے اسے ہی پھنسا دیا۔ جسٹ ڈسکسٹنگ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ فادیہ بیگم کے پیچھے وہ چھپ گئی۔ دور رہ کر بات کریں بہرام، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی آپ کو کہ آپ ایک لڑکی سے اس طرح بات کریں۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ چٹاخ! فادیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ بہرام نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ماما چپ، ایک دم چپ۔ اس لڑکی کی حالت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ سچی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری بھی بہن ہے بہرام، اگر کوئی اس کے ساتھ۔ ماما میری بہن اس جیسی دھوکے باز اور ڈرامے باز نہیں ہے، آپ اس کا یقین مت کریں، میری بات سنیں۔ کچھ نہیں سننا مجھے تم سے۔ صبح ہوتے ہی تم دونوں کا نکاح میں خود کراؤں گی۔ مجھے کسی معصوم کی بد دعائیں نہیں لینی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور صبح تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنا آپ کنٹرول کھوتی بمشکل بولی تھی۔ ماما پلیز۔ بہرام جسٹ کو، وہ اونچی آواز میں چلائیں تو بہرام انزش پہ ایک قہر کی نگاہ ڈالتے لمبے لمبے ڈگ پھرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پردے کی اوٹ میں چھپی نیلم اور دعا فوراً باہر آئیں۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دونوں پریشان ہوئیں۔ دعا بیٹا مجھے معاف کر دینا، وہ نم لہجے میں بولی تو دعا کا سر جھک گیا۔ آنسو شدت سے بہے تھے۔ ہاتھ کی انگلی میں پہنی بہرام کے نام کی انگوٹھی کو وہ حسرت سے دیکھنے لگی۔ نیلم بیٹا اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو، صبح اس کا اور بہرام کا نکاح ہوگا، وہ سخت اور مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ رات سب کی بے چینی میں گزری تھی۔ صبح فادیہ بیگم نے بھائی سے کہتے نکاح خواہ کا بندوبست کروایا۔ ماما آپ غلط کر رہی ہیں، مت یقین کریں اس لڑکی کا، یہ جھوٹی ہے۔ ایک بار پھر بہرام نے یقین دلانا چاہا، لیکن فادیہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میری منگنی دعا سے ہوئی ہے تو نکاح بھی اسی سے ہی ہوگا۔ اچھا، اور دعا کیوں کرے گی تم سے نکاح؟ جبکہ تمہارے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ کیوں کرے گی تم سے نکاح؟ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں، لیکن دعا کرتی ہے میرا یقین۔ بولو دعا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، جو بس خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آپ نے اعتبار توڑ دیا ہے بہرام، یہ رکھیں اپنی رنگ اپنے پاس، آج کے بعد آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ غصہ ضبط کرتے اس کی رنگ اس کی ہتھیلی پر رکھتی پیچھے ہٹ گئی اور بہرام یک تک اس رنگ کو دیکھنے لگا۔ بہرام آ جاؤ، فادیہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ مردہ قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سبھی دم سادے مولوی جی کو سن رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انزش نے بنا کسی جھجک کے بنا ڈر کے نکاح قبول کر لیا، جبکہ لب بھینچے بیٹھے بہرام نے بھی قبول ہے کہا۔ ماما آپ نے جلد بازی، نیلم کی بات پہ فادیہ بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ جاؤ بھابھی کو اوپر کمرے میں چھوڑا۔ بہرام تم میرے روم میں آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ انزش اب بہت بری طرح کانپتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایک پل کو بہرام کا چہرہ دیکھا جو انتہائی اسپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ انزش نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، جبکہ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو بہرام، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو نبھانا۔ اس کی عمر کم ہے تو تم تھوڑا خیال رکھنا۔ فادیہ بیگم اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بالکل نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پولیس مین تھا، اچھے اچھوں کی چھٹی کرا کے رکھ دیتا تھا، اور آج وہ پھنسا تھا اپنی ہمدردی میں۔ وہ اپنے ساتھ ہی برا کر گیا تھا۔ فادیہ بیگم اسے اور بھی بہت کچھ سمجھاتی رہی، لیکن وہ بظاہر تو خاموشی سے سنتا رہا، لیکن عمل کرنے کا سوچا تک نہ۔ ٹھیک ہے جاؤ آرام کرو، جانتی ہوں رات بھر سبھی سوئے نہیں، جاؤ آرام کر لو، کہتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی، جبکہ بہرام کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں وہ دھوکے باز لڑکی اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ سیج، زیر لب دہرایا، مائی فٹ۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا، جو اس وقت اس کی ماما کے لائے گئے سوٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ بہرام نے اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے کھڑا کیا۔ تم دھوکے باز لڑکی، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، الٹا تم نے مجھ پر ہی الزام لگا دیے۔ وہ دبا دبا چلایا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دے مجھے۔ وہ بلک اٹھی۔ معاف؟ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کو میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ آواز نیچی رکھو ورنہ حلق میں ہاتھ ڈال کے زبان گدی سے کھینچ کے وہ حال کروں گا کہ ماتم منانے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ رات کے آخری پہر تم مجھے سڑک پر بری حالت میں ملی اور تمہارا کردار مشکوک ہے، اور ایک مشکوک کردار کی لڑکی ہو۔ میں پاک دامن ہوں۔ اس نے تڑپ کر اپنی بے گناہی کے لیے بولنا چاہا کہ بہرام نے اسے پیچھے بستر کی جانب دھکا دیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا کہ تم کتنی پاک دامن ہو
और रातों को गाड़ियों से टकराना तुम्हारा मशगला हो। न जाने कितनों के साथ बिस्तर गर्म चटा। अचानक ही अंजिश का हाथ उठा था। उसका नरमो मुलायम हाथ बहराम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन वो अपनी शामत बुलवा गई। मैं ऐसी नहीं, मुझे प्लीज जाना है, अंजिश ने घबराए हुए कहते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए कि बहराम ने उसे फिर से बाजू से पकड़ते बिस्तर पर धकेला। तुम्हें तो मैं अभी भेजता हूँ। अपनी शर्ट उतारता उस वक्त वो इंतहाई गुस्से में था। अंजिश बुरी तरह सहम गई, अपने हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन वो उस पर हावी होता चला गया। प्लीज मत करें, मुझे माफ कर दें। वो बिलक बिलक के रोती। तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। और बेशर्मों के साथ एसपी बहराम बेशर्म हो जाता है। उसके ऊपर झुकते वो अपना सारा वजन उस पर उंडेल गया। उसके गर्दन पे झुकते वो वहां दांतों से काट गया। अंजिश मुज़ाहमत करती रही। वो बस रोए जा रही थी। अपने साथ खुद उसने बुरा किया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। खुद को बचाने के लिए वो अपने मसीहा पर इल्ज़ाम लगा गई थी। अब इसी इल्ज़ाम को वो सच करने जा रहा था। मैं सबके सामने बोल दूंगी, आप बेकसूर हैं, प्लीज रुक जाएं। उसकी फ्रॉक को उसके तन से जुदा करते वो उससे सहमा गया था। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि खुद को किसी तरह उस शख्स से बचा ले जो बिल्कुल भी उसकी सुनने को तैयार न था। नो वे, अब वक्त गुजर गया है। तुमने मेरी मामा से क्या कहा कि तुम्हारे साथ बहुत वक्त अकेले मैंने बिताया है, लेकिन निकाह नहीं किया। वो तंजिया हंसी हंसा। क्या उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था कि उनका बेटा हराम काम नहीं कर सकता? पर उन्होंने मुझ पर यकीन ना किया, उन्होंने तुम पर यकीन किया। अब उस यकीन पर मैं मोहर लगाऊंगा। बिना लाइट्स ऑफ किए उस पर झुकता उसकी गर्दन पर होंठों और दांतों से निशान बनाने लगा। वो उसे पीछे करती कि बहराम ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे एक हाथ से सर के ऊपर पिन किया और अगले ही लम्हे गुस्से से उसे हर पर्दे से आजाद कर गया। और फिर उसको देखते वो एक लम्हे को अपनी आंखें सख्ती से मैच गया। समीर ने मलामत की, लेकिन अगले ही पल गुस्सा हावी हुआ, और गुस्सा तो अकल को खा जाता है। आज बहराम के साथ भी यही हुआ था। उसकी अकल पर गुस्सा हावी हो गया। उसके जिस्म पर हाथ फेरते वो अपने लब भींच गया। खुद को भी हर पर्दे से आजाद करता वो इस बार लाइट्स ऑफ कर गया। अंजिश की चीख बेसाख्ता थी। उसके लबों पे छुपते वो उसकी चीखों का गला घोंट गया। उसकी धड़कनों को मसलता वो जनूनी सा हुआ। अंजिश को सांस लेना दोबर हो गया। उसने तो गलती पे गलती की थी, यहाँ तक कि निकाहनामे पर अपनी एज तक गलत लिखवाई थी। वो इस वक्त बुरी तरह तड़प रही थी। बहराम की शिद्दतों से वो निढाल होती, अब अपना जिस्म ढीला छोड़ गई, जैसे हार गई हो, सब कुछ हार गई हो। एक इज्जत की खातिर उसने अपना घर छोड़ा, अपनी माँ तक को छोड़ दिया, और आज खुद ही अपनी इज्जत को गंवा दिया। अंजिश को मुज़ाहमत तर करते देख बहराम एक पल को चौंका और उसके चेहरे को थपथपाया। ए ओपन योर आइज, सुना नहीं तुमने? आंखें खोलो, बहराम ने गुस्से से उसके ऊपर झुके कहा, जबकि वो होशो हवास से खोए जा रही थी। मामा मुझे बचा लो, वो भेड़िया है मामा, प्लीज बचा लो। वो नीम बेहोशी में रोते हुए बड़बड़ा रही थी। बहराम अपनी जगह स्टिल हुआ। नहीं मामा मत करें शादी, वो गंदा है। मामा मेरा यकीन करें, वो अच्छा नहीं है। वो बाबा नहीं। अंजिश की बंद आंखों से नीर बहते तकिए में जज्ब होते जा रहे थे। बहराम अपने पसीने से शराबुर बालों में हाथ फेरते पीछे हटा। क्या ये लड़की वाकई सच बोल रही है? खुद से पूछता वो मुस्तरिब हुआ। उस लड़की को मुझसे पहले किसी ने नहीं छुआ। दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होता वो उसकी हालत देखता अपने लबों का निचला कोना दांतों तले दबा गया। अंजिश उठो, आंखें खोलो अपनी यार। वो पीछे बैठकर उनसे टेक लगा के बैठता अंजिश को गोद में बिठा गया। वो लरस रही थी, अपना सर बहराम के सीने पर गिराते। वो आंखें मीचे अभी भी कुछ गड़बड़ा रही थी, जबकि बहराम उसकी ऐसी हालत देखता खुद को कोसने लगा। वो गुस्से में उस नाजुक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर गया था। वो दांत पे दांत जमाए उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर गया। अपने और उसके ऊपर कंफर्टर लेता वो नीचे तकिए पे सरक गया। मुझे बचा ले, मैं बेगुनाह हूँ। वो नींद की आगोश में जाते बस इतना ही बोल पाई थी। उसको दोनों तरफ से थामे ऊपर करते उसका सर अपने सीने पर रखा कि उसकी हल्की सी सिसकी बरामद हुई। उसकी साइड पे पसली अभी भी एक तरफ से सोजन ज़दा थी। बहराम को रात को ही याद न रहा वो किस कदर बुरी तरह उस पर हावी हुआ था। वो उसके ऊपर बिखरा वजूद कितनी शिद्दत से तड़पा था। वो उसी वक्त जान गया था कि वो पहला मर्द है जिसने उस लड़की को छुआ था। चाहता तो उसी लम्हे रुक जाता, लेकिन हकी मलकियत और गुस्से ने उससे सोचने समझने की सारी सलाहियत मफकूद कर दी। अभी न जाने कैसे उस पर रहम आ गया कि वो उसको अपने सीने से लगाए, आंखें मीचे उसकी नाज़गी को महसूस करने के बावजूद खुद पर कंट्रोल कर गया। वो सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था जैसे उसने पहुंचाई थी, और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा, पर अधूरा भी रह गया, जिस वजह से उसके अंदर मजीद इज़्तिराबी कैफियत उजागर होने लगी। वो बेदाग थी, उसके निकाह में थी, उस पर हक रखता था वो, शरी और कानूनी हक। जज्बात एक बार फिर से जागने लगे। उसे अपने ऊपर लिटाए वो उसकी गर्दन को अब नरमी से सख्त करने लगा। वो हल्का सा कसमसाई, लेकिन आंखें न खोली। अब की बार बहराम की शिद्दत सख्त न थी। वो बहुत नरमी से उसे अपनी आगोश में लेता उस पर एक बार फिर से हावी होने लगा।
अंजिश ने सिसकते हुए आंखें खोली। मैं पाक हूँ, वो आंखों में आंसू लिए बहराम को देखते नीम बेहोशी में बोली। जानता हूँ, जान गया हूँ, लेकिन अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वो इस वक्त जज्बात की रो में पसीने में शराबूर था। अंजिश ने अपना सर उसके सीने पर गिराया और एक बार फिर से उसकी सिसकियां निकलवा गया, पर इस बार उसकी शिद्दत में कमी थी। वो बहुत आराम से उसे समेट रहा था। अंजिश ने अपना सांस रोका तो बहराम उसका सर ऊपर किए उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। उसको सांसें बख्शता अपने अमल में थोड़ी सी तेजी ला गया। अंजिश ने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। शाम होती गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। दरवाजा बजा न जाने कितनी बार और बजाने वाला थक हार के वापस चला गया। अब तो शाम हो रही थी। बहराम की आंख खुली। कुछ देर पहले ही तो वो सोया था। अंजिश उसकी बाहों में थी, जिसे उसने अपनी शर्ट पहनाई थी। वो शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जबकि वो खुद व्हाइट ट्राउजर में शर्टलेस था। आज उसकी छुट्टी थी, लेकिन कल से अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी। बालों में हाथ फेरता वो उस छुई मुई सी लड़की को देखता एक धीमी सी मुस्कान देने लगा। उसके सीने में दुबकी गहरी नींद में थी, जैसे आज ही सारी नींद पूरी करनी थी। अंजिश वो उसे उठाता खुद भी उठ बैठा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसकी शिद्दतों से वो अच्छी खासी निढाल हो चुकी थी। हालांकि वो अपनी शिद्दतों में कमी भी ला चुका था, लेकिन उसका बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत जिस्म उस नाजुक सी लड़की के लिए सहन करना आसान तो न था। अंजिश उठो शाबाश, वो उसे जगा रहा था, लेकिन वो मजीद सिमटी सोने लगी कि अगले पल वो उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम का रुख कर गया। शावर के नीचे खड़ा किया और टैब ऑन करते शावर खोल दिया। वो हड़बड़ा के उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। जब उसकी आंखें खुली, अपने सामने बहराम को खड़ा देख वो सहम गई। दोनों ही शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। जुबान दोनों की खामोश थी और खामोशी बातें कर रही थी। जल्दी से शावर ले लो, फिर बाहर आओ, उसे नरमी से कहते वो पीछे हटने लगा कि अंजिश के कदम डगमगाए। क्या हुआ? वो फौरन से उसे थाम गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रुंधे लहजे में बोलती वो नजरें झुका गई। अभी तो मैंने अपनी शिद्दतों का 1% भी तुम पर निछावर नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है। वो खुद ही शावर जेल उठाता उसकी शर्ट रिमूव कर गया। उसके खूबसूरत जिस्म पर अपनी दी गई गुस्ताखियों के निशानों पर वो लब भेंच के रह गया, जो उसके बेदाग जिस्म पर पूरी आबोताब के साथ चकमका रहे थे। गहरा सांस पड़ते वो उसके बालों में शैम्पू लगाने लगा। मैं ले लूंगी शावर, आप प्लीज जाएं। अंजिश को अपने पूरे होशो हवास में आता देख बहराम रुका था। आर यू श्योर? वो उसे तस्दीक चाह रहा था। अंजिश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो वो अपनी नजरों पर लगाम डालता बाहर निकल गया। बिस्तर की हालत देखी तो दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। आगे बढ़कर बेडशीट चेंज की और ड्रेसिंग रूम में घुसा। वहां से कुछ देर बाद वापस निकला तो अंजिश लड़खड़ाते कदमों से बाथरोब पहने बाहर आई। वो ठंड से लरस रही थी। कबर्ड की जानिब बढ़ते वहां से एक सादा सा सूट उसकी जानिब बढ़ाया, जो उसकी मामा ने अंजिश के लिए वक्ती तौर पर उसकी कबर्ड में सेट कराए थे। चेंज कर लो, मैं आता हूँ। बहराम का रवैया बहुत ही नॉर्मल था, जिस पर अंजिश ने हैरान नजरों से उसे देखा। जो रूम हीटर ऑन करता अपने कपड़े लिए बाथरूम का रुख कर गया। अंजिश अपना ड्रेस वहीं बैठे बैठे चेंज करती कंफर्टर में घुस गई। इस वक्त वो ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। थोड़ी देर में वो बाहर आता आईने के सामने खड़े अपने गीले बालों को ड्रायर करने लगा। अंजिश ने कंफर्टर से जरा सा सर निकालते उसे देखा। उसकी चौड़ी पुश्त और मर्दाना वजाहत नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। वो अंजिश को पहली नजर में अच्छा लगा था और दिल उस पर एतबार कर बैठा था। यहाँ तक कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने की खातिर वो उस पर इल्जाम लगा गई। सबकी नजरों में उसे गिरा दिया। अचानक से अंजिश को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसके करीब आता उसके चेहरे से कंफर्टर को हटा गया और उसका माथा चेक करने लगा। तबीयत ठीक है ना? मैं कुछ खाने को लाता हूँ, वो नर्म लहजे में कहता बाहर निकल गया। बाहर खामोशी का राज था, शायद सब सोने के लिए जा चुके थे। किचन में आया तो अपने कदमों पर रुक गया। दुआ वहीं मौजूद अपने लिए खाना निकाल रही थी। बहराम उसे नजरअंदाज करता ट्रे उठाए उसमें खाना सेट करने लगा। मैं कर दूं? दुआ ने फौरन से पूछा। नहीं, कर लूंगा, वो बिना उसकी जानिब देखे बोला। वक्त बहुत बेरहम है बहराम, दिलों को मिलाता है और नसीब से चुरा लेता है, वो दुखी होते बोली। बहराम के जाते कदम एक पल को रुके, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर निकल गया। जबकि दुआ ने एक सिसकी भरी। रूम में आते वो उसके सामने खाने की ट्रे रखता उसकी कमर में हाथ डाले उसे बेड ग्राउंड से टेक लगवाते बिठा गया। खुद खाओगी या मैं खिला दूं? उसे रुख फेरते देख वो थोड़ा सख्ती से बोला तो अंजिश ने खाने की ट्रे अपनी तरफ घसीट ली। वो उठता बालकनी में चला गया। कारपोर्च में एक गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाली दो हस्तियों को देख बहराम ने सख्ती से लब भींचे। उसके बाबा और उसके चचा जान दोनों ही गांव से वापस आ गए थे। चचा जान की फैमिली भी साथ थी, उनकी बीवी और 2 छोटे बेटे। वो गांव की थी। आज उन सब की एक साथ वापसी हुई थी। बहराम खामोशी से वापस अंदर आ गया। ग्लास डोर बंद किए वो अपना सिगरेट सुलगा गया। अंजिश खाना खाते वापस लेट चुकी थी। बहराम ने लाइट्स ऑफ कर दी और खुद भी एक तरफ बिस्तर पर टिक गया। इस वक्त बाहर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर टिक गया। अंजिश का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने साथ लेटे उस कुबरू मर्द को देखते उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। वो गुस्सीला भी था लेकिन केयर भी करता था, जुनूनी भी था लेकिन परवाह भी करता था।
अंजिश उसका चेहरा देखते देखते बोझल आंखों के साथ नींद की वादियों में खो गई। बहराम ने रुख फेरे उसे देखा। उसकी मध्यम सांसों के शोर ने बहराम को उसकी जानिब मुतवज्जे कर दिया। वो भी सारी सोचे झटकता उसके करीब होते लेटा और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। उसके गिर्द अपना हिसार बनाया। वो भी बहराम के साथ जुड़ती खुद को गरमाइश देने लगी। कुछ ही देर में दोनों की भारी सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। तुम्हारी बेटी मुझे चोट देकर भागी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राबिया को बालों से पकड़कर पेदर पे उसके मुंह पर थप्पड़ मारते इस वक्त ज़हीर जनूनी हो रहा था और अगले ही पल राबिया को धक्का दिया। अपने सर पे लगी बैंडेज को देखता वो पागल हुआ था। वो छटांग भर की लड़की उसे अच्छी खासी चोट देकर गई थी कि वो होशो हवास खो गया था। उसके आदमी मुसलसल अंजिश को ढूंढ रहे थे, जबकि राबिया अभी तक हकीकत से नाबल थी। जमीन पर बैठे वो अपने होठों से रिसने वाला खून देखती अपनी अंजिश की सलामती की दुआएं मांग रही थी। उनको अब एहसास हो रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर गई हैं। ज़हीर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें खुद पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने इस शख्स पर एतबार किया और अपनी जवान जहान बेटी को लेकर यहाँ आ गई। पर अब पछतावे के सिवा कुछ ना बचा था। सुबह फजर अदा करता वो रोजाना की वॉक पर चला गया। वापस आया तो एक अदालत घर में फिर से लगी हुई थी, जबकि अंजिश अपने कमरे में ही थी। जाओ नीलम, अंजिश को बुला कर लाओ। फादिया बेगम ने संजीदगी से नीलम से कहा तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहराम, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। वो लब भेंचे वहाँ खड़ा था, जबकि उसके बाबा अरशद साहब और उसके चचा अब्बास साहब उसे दुखी नजरों से देख रहे थे। अंजिश को बाहर लाए तो वो सर झुकाए खड़ी थी। बहराम को एक बार फिर उस पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ उसकी वजह से वो सबकी नजरों में गिर चुका था। अरशद साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो लब भेंचे बोले कि वहीं अंजिश की बस हुई। वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने नजरें उठाई इससे पहले कि वो अपने लबों से कुछ कहती। अपने सामने खड़े शख्स के पीछे वो इस हस्ती को देखकर दंग रह गई जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। वो मकैनिकी अंदाज में चलती उनके पास आई। अब्बास साहब ने हैरत से उसे देखा। आपने क्यों ऐसा किया? क्यों? वो तड़प के रोते हुए बोली। सबकी नजरों में हैरानी थी। क्या हुआ? क्या मतलब? वो हैरान थे। जब औलाद को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? उसकी बात पे अब्बास साहब अपनी जगह पर लड़खड़ाए। वो जो उसका नाम सुनकर पहले ही शशोपंच का शिकार थे, अब सामने खड़ी लड़की ने उनकी सोच पर पक्की मोहर लगा दी थी। औलाद में जब बेटी हो तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसे दुनिया की ठोकरों पर नहीं छोड़ते। वो अपने गालों से सख्ती से आंसू पोंछते पीछे हटी। तो तुम अंजिश, मेरी बच्ची, वो पथराए लहजे में बोले थे और अंजिश को थामना चाहा। अंजिश ने उनका हाथ झटक दिया। कोई हक नहीं आपका मुझ पर। आपने छोड़ दिया था मुझे, छोड़ दिया, भूल गए मुझे इस दुनिया में लाकर। वो बज़ानी अंदाज में चिल्ला रही थी। इससे पहले कि वो गिरती, बहराम ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगाया। बहराम का चेहरा देखते वो कर्ब से अपने लबों को दांतों में दबा गई। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैंने खुद को बचाने की खातिर आपका किरदार दागदार कर दिया। वो आंसू बहाते कर्ब से बोल रही थी, जबकि सभी गंग उसकी बातें सुन रहे थे। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ बहराम, मुझे यहाँ से निकाल दें। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी, जबकि अब्बास साहब अपना सर गिराते एक चेयर पर ढह गए। उन्हें तो यही बताया गया था कि राबिया और अंजिश एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। फिर अंजिश जिंदा कैसे? वो कैसे इतना अरसा बेटी के वजूद से बेखबर रहे? बहराम ने उसे सीने से लगाए माँ की जानिब शिकवा के ना अंदाज में देखा। वो सर झुका गई और फिर वो बहराम के सामने खुलती चली गई, सब कुछ बताती चली गई, जिसे सुनकर अब्बास साहब मरने वाले हो गए। उनकी बेटी खुद को अपनी इज्जत को बचाते कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो बेखबर रहे। मैंने अपने आप को महफूज करने की खातिर आप पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे लगा आप ही वो वाहिद इंसान है जो मेरी हिफाजत कर सकते हैं, उस दरिंदे से मुझे बचा सकते हैं। उसके लिए आप पर इल्ज़ाम लगाकर मैंने आपसे निकाह कर लिया। वो सर झुकाए अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। अब्बास साहब ने एक नज़र बहराम को देखा और फिर अपनी बेटी को। तुम सिर्फ 16 की हो, निकाह कैसे कर लिया? वो मज़ीद परेशान हुए। अंजिश ने तलखियाँ हंसी हंसी। जिन बेटियों के बाप उनके सर से अपना दस्ते शफकत खींच लेना वो वक्त से पहले बड़ी हो जाती हैं। उसकी बात ने अब्बास साहब को लाजवाब कर दिया, जबकि बहराम एक बार फिर अपने अमल पर शर्मिंदा हुआ। उसने निकाहनामे पर अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई थी, जिसके मुताबिक वो 18 की थी, लेकिन हकीकत जान के उसे सिर्फ अफसोस हुआ। अंजिश बेटा, क्या अपने बाबा को सफाई का एक मौका नहीं दोगी? वो दुखी लहजे में बोले। उन्होंने अंजिश को अपने पास बुलाया, लेकिन वो अनसुनी कर गई। अब्बास साहब ने भाई की जानिब मदद तलब नजरों से देखा तो वो अंजिश के पास जा बैठे। बेटा, आपके बाबा का कोई कसूर नहीं। आपकी मामा ने उनसे ज़बरदस्ती डाइवोर्स ली थी और जिस दिन वो आपको लेने आ रहे थे उस दिन उन्हें पता चला कि आप और आपकी मामा जिस बस में जा रहे थे
वो खाई में गिर गई है, लाशें तक नहीं मिली। तुम्हारे बाबा बहुत रोए लेकिन उसे खुदा की तरफ से लिखा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन आज पता चला वो सब झूठ था। आपकी मामा ने झूठ बोला था। अरशद साहब की बात पे उसने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा और फिर आंखों में आंसू लिए अब्बास साहब को। और मामा ने मुझे बताया बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो हमें छोड़ के चले गए। अंशिश आंसुओं का गोला हलक में अटकने से बात भी मुकम्मल न कर पाई। अब्बास साहब खुद उठकर उसके पास जा खड़े हुए और अपनी बाहें वाकी तो वो उनकी बाहों में जा समाई। एक शफकत भरा एहसास जागा। बाप की खुशबू ही उसे सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर गई। ये एहसास उस ज़हीर के पास से महसूस ना हुआ, क्योंकि सगा बाप सगा होता है। तुम्हारी मामा ने जो जुल्म किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब्बास साहब दुख और गुस्से से बोले। अपनी खुशी और लालच में बेटी को भी नज़रअंदाज कर दिया। कैसी औरत है वो। अब्बास साहब को आज सख्त पछतावा हो रहा था। राबिया से मोहब्बत करके जो औरत अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। बहराम अरशद ने चार्ज संभालते ही ज़हीर अब्बासी के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा। वो शख्स मुजरिम था और उसे ऐसे नहीं वो पकड़ सकता था। उसे किसी न किसी तरह पक्के तरीके से पकड़ना था ताकि वो छूट ही ना सके। और फिर मौका मिल गया। उसकी फूड कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते बहराम ने सबूत इकट्ठे किए और उसके खिलाफ एक्शन लिया। सीधा उसके घर में घुस के उसे अरेस्ट कर लिया। वो पागल ही हो गया था। इतना असर और रसूख रखने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें एसपी, तुम अभी मुझे जानते नहीं। ज़हीर अब्बासी ने जेल की सलाखों के पीछे से बहराम को धमकी दी। बहराम ने सख्त अंदाज से उसे देखा। तुझे तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि तू मौत भी मांगेगा तो तुझे मौत नहीं मिलेगी। तेरी सजा अदालत नहीं बल्कि मैं तय करूंगा। एसपी बहराम अरशद। बहराम ने सख्त लहजा अपनाते गुरा के कहा, तेरी इतनी जुर्रत नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। ज़हीर ने लब भेंचे कहा। बहराम ने जेल खोलने का इशारा किया और अंदर जाते ज़हीर की हालत बिगाड़ के रख दी। मुझे ललकार रहा था, मुझे एसपी बहराम को। हालत देख अपनी। तुझे तो मेरी छोटी सी बीवी ने नाक को चने चबवा दिए। उसकी ताब ना ला सका तो मुझसे क्या लड़ेगा। उसकी बात पे ज़हीर ने बमुश्किल अपनी दुखती आंखें खोली। वो क्या कह रहा था ज़हीर समझ नहीं पाया। मेरी अंजिश मेरी बीवी, आइंदा गलत निगाह उस पर डाली तो सीधा जहन्नुम वासिल कर दूंगा। उसे गिरेबान से पकड़ते झंझोड़ते नीचे गिराया और वो जख्मों की ताप न लाते बेहोश हो चुका था। बहराम घर आया तो सभी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। आज 15 दिन हो गए थे अंजिश को इस घर में आए हुए और वो सबसे घुल मिल गई थी। फादिया बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी तो अब्बास साहब की दूसरी बीवी भी उससे चाहत ही करती थी। अल्लाह ने उन्हें बेटी नहीं दी थी, उन्हें अंजिश के रूप में बेटी मिल गई थी। अंजिश ने अब्बास साहब से अपनी पढ़ाई जारी रखने का कहा तो वो मान गए, लेकिन फिर भी बिना बहराम की परमिशन के वो उसे दाखिला नहीं लेकर देना चाहते थे। जानते थे बहराम मना नहीं करेगा, लेकिन अब अंजिश पे सबसे ज्यादा हक उसी का था। बहराम और उसके बीच इतने दिनों से बातचीत बंद थी। दोनों में एक अजनबियत और अना की दीवार हाइल हो गई जिसे कोई भी तोड़ने को तैयार न था। अब्बास साहब ने उससे अंजिश की पढ़ाई से मुतल्लिक बात की तो वो चुप सा हो गया। रात के खाने के बाद कमरे में आया तो अंजिश बिस्तर पर बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। जबकि कनखियों से बहराम को देखा। आपने बाबा को जवाब नहीं दिया मेरी पढ़ाई के मुतल्लिक? अंजिश ने धीमे लहजे में पूछा। बहराम अपनी घड़ी उतार के दराज पे रखते कबर्ड से अपना ड्रेस लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया। उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज कर गया। बाहर आया तो वो मुस्तरिब सी दिखाई दी। आप बात क्यों नहीं कर रहे? वो बेचैन हुई। तुमने अपने बाबा से पूछ लिया है? वो राजी है तो बात खत्म। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। वो मोबाइल उठाए सर्द लहजे में बोला, क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं पढ़ूं? उसका लहजा रुन गया। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी अंजिश। उसकी जानिब मुड़ा तो अंजिश उसकी बात का मतलब समझती सरस बात में हिला गई। कल कॉलेज से एडमिशन फॉर्म ले आऊंगा, फिल कर देना जिसमें भी एडमिशन लेना हो। वो नॉर्मल लहजे में बोला तो अंजिश रोती आंखों से मुस्कुरा दी और उसकी बाजू हटाकर उसके सीने पर सरकते उसके गिर्द अपना हिसार बांध गई। बहराम अचानक उसे अपने पास आते देख हैरान हुआ, जबकि उसके जज्बात को वो बहुत अच्छे से भड़का गई थी। आप बहुत अच्छे हैं बहराम। वो दिल से उसकी तारीफ कर रही थी। अब इतना ज्यादा नजदीकी बनाओगी तो मेरे और अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दोगी। बहराम ने अपने उमड़ते जज्बात को कंट्रोल किया। कैसी मुश्किलें? वो शरारत से सर उठाकर उसे देखते पूछने लगी। बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ यार। वो उसके माथे पर बोसा देते पीछे हटने लगा कि अंजिश ने उसे कॉलर से पकड़े अपनी तरफ खींच। तो किसने कहा कंट्रोल करें? वो खुमारा आलूद लहजे में बोली। 12 साल छोटी हो मुझसे और बालिग भी नहीं हुई। अच्छा, उस रात जब करीब आए तब बालिग थी? वो मसनूई खफकी से बोली। तब जानता नहीं था, तुम्हारी गलती है। 16 साल की हो के 18 साल क्यों लिखवाया तुमने निकाहनामे पर? वो घूरते हुए बोला।
सोला कहती तो आपने निकाह करना ही नहीं था, वो मिनमिनाते बोली। सो जाओ अंजिश, रात बहुत हो गई है। वो बिस्तर से उठने लगा कि अंजिश ने फिर से उसे रोका। आप जानते हैं कि जो बीवी अपने शोहर को करीब ना आने दे और अपने शोहर से पीट करके सोए, सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं, और मुझे लानत नहीं लेनी। वो उसकी भूरी बेड पर हाथ फेरती उस पर अपने लबों का लम्स बखेर गई। दर्द होगा तुम्हें, बहराम भी आंखें मैच के खोलता बहके अंदाज में बोला। अगर उस रात जितना हुआ तो सह लूंगी। वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ते पलके झपकाए बोली। तुम मुझे पागल कर दोगी जालिम लड़की, छाने लगा हूँ तुम पर, लेकिन अगर पेन ज्यादा हो तो मुझे बता देना। वो उसका सर तकिए पे गिराए सरगोशी के से अंदाज में बोला। मुझे आप पर यकीन है, आप मुझे पेन नहीं देंगे, वो मसरूर अंदाज में बोली थी। तो बहराम उसके माथे पर लब रखता उसका मान बढ़ाता चला गया। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता जा रहा था। राबिया को ज़हीर ने तलाक दे दी। जिस मकसद से उसने राबिया से शादी की वो तो पूरा नहीं हुआ था, तो वो क्यों उसे रखता। राबिया अपनी माँ के उसी बोसीदा घर में वापस लौट आई थी। अपनी इद्दत वहीं मुकम्मल की। बहुत ख्वाहिश जागी कि अंजिश एक बार आकर उनसे मिले, लेकिन वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही थी। शायद आने वाले वक्त में वो माफ़ कर देती, लेकिन अभी वो अपना दिल बड़ा ना कर पाई। आपको क्या लगता है कि अंजिश को अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय लाजमी दें। हर कहानी में एक सबक होता है, उससे हमेशा पॉजिटिव लिया करें और सीखा करें।